दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को जब से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जरिए गिरफ्तारी वारंट की खबर मिली है, तब से ही उनके रातों की नींद हराम हो चुकी है। वो दिन रात फोन पर चिपके हुए हैं, जो बाइडेन से अपनी गिरफ्तारी रुकवाने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं, हर जतन कर रहे हैं, हर वो कोशिश कर रहे हैं ताकि गिरफ्तारी वारंट का कोई तोड़ निकाला जा सके, क्योंकि अकेले नेतन्याहू ही गिरफ्तार नहीं होंगे या अकेले बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जरिए गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं होगा, बल्कि उसमें इजराइल के कई बड़े मंत्री भी शुमार हैं, उसमें आईडीएफ के कई बड़े अधिकारी भी शुमार हैं। यानी अधिकारी और मंत्री इकट्ठे लपेटे में फंसे हैं, खास में नेतन्याहू के साथ। इस गिरफ्तारी के वारंट को रोकने के लिए नेतन्याहू हर तरह की कोशिश कर रहे हैं और हर तरह की चालबाजी और हर तरह के कूटनीतिक तरीके को आजमा रहे हैं कि कैसे भी करके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अरेस्ट वारंट को रोका जाए, क्योंकि वो वारंट इसी हफ्ते यानी कल परसों में अगले इसी हफ्ते के भीतर ही जारी हो सकता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जरिए। इजराइल के भीतर एक अजीब व गरीब सन्नाटा छाया हुआ है इस मामले को लेकर के कि इजराइल के बड़े बड़े अधिकारियों, इजराइल के बड़े बड़े मंत्रियों और खुद नेतन्याहू के खिलाफ कैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जरिए अरेस्ट वारंट जारी हो सकता है इसी हफ्ते। मीडिया रिपोर्ट्स में भी यह बात सामने आ चुकी है। बाकायदा टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी इस मामले में अपने सूत्रों के हवाले से पूरी पुख्ता खबर छापी है कि हाँ, ये कोशिश हो रही है नेतन्याहू के दफ्तर के जरिए कि कैसे भी करके इस वारंट को रोका जाए, और इस मामले में अमेरिका से भी कूटनीतिक दबाव डालने के लिए बाकायदा कोशिश की जा रही है और नेतन्याहू के जरिए बाइडेन से फोन पर वार्तालाप किया जा रहा है, बातचीत की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो इजराइल के जो विदेश मंत्री हैं इजराइल काट्स, उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया है कि उनको यकीन है कि आईसीजे इस तरह के आदेश जारी करने से परहेज करेगी, क्योंकि इस आदेश के जारी होने के बाद हमास को बढ़ावा मिलेगा। जो ईरान समर्थित मिलिट्री फोर्सेस हैं, लड़ाका फोर्सेस हैं मिडिल ईस्ट में फैले हुए, उनका भी हौसला बढ़ेगा। उनको यकीन है कि ऐसा नहीं होगा। हालांकि उनको भी इस बात का डर है, वो भले ही ऊपर से कितना कह रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी डर है, क्योंकि इस पूरे मामले में विदेश मंत्रालय भी बाकायदा मिलजुल कर जुगाड़ निकाल रहा है कि कैसे भी नेतन्याहू को गाजा के क्राइम से बचाने की कोशिश की जाए। टाइम्स ऑफ इजराइल ने अपने एक सूत्र के हवाले से भी बताया है कि जो अरेस्ट वारंट जारी हो सकता है इसी हफ्ते, उसके पीछे एक मेन बुनियाद ये भी है कि इजराइल के ऊपर ये इल्ज़ाम बहुत ही मजबूती के साथ लगाया जा सकता है कि इजराइल ने गाजा के फ़लस्तीनियों को जानबूझकर भूखा रखा, यानी उनका कत्लेआम किया, नस्ल कशी की। वहीं नेतन्याहू का बयान भी टाइम्स ऑफ इजराइल ने छापा है, जिसमें यह बताया है कि नेतन्याहू का ये कहना है कि आईसीजे के किसी भी फैसले से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी नेतन्याहू को यह मालूम है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अगर उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अमेरिका वगैरह कोई ना कोई उनको जरूर बचा लेगा। और हो भी सकता है ऐसा हो, क्योंकि आईसीजे की तरफ से जो फैसला अब तक आया है या अब तक जो कार्रवाई होती रही है, ये मामला गाजा के जंग को कब का रोक देने की मिसाल कायम हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब अगर आईसीजे नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी करता है तो यही सबसे बड़ा सवाल होगा कि आखिर नेतन्याहू को गिरफ्तार करे कौन, क्योंकि सबसे बड़ा मददगार तो खुद अमेरिका है। क्या अमेरिका गिरफ्तार करके आईसीजे के हवाले करेगा नेतन्याहू को? यह देखना दिलचस्प होगा। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के दो मंत्रियों की कार पलट चुकी है। अब पता नहीं ये गिरफ्तारी का वारंट जारी होने की खबर के वजह से ये लोग टेंशन में आ गए, इनकी कार पलट गई, उलट गई, एक्सीडेंट हो गई, या और भी तरह के दूसरी वजहें भी हो सकती हैं। क्योंकि इजराइल का राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री जो बेन गवीर है, इतमार बेन गवीर, वो अक्सर फलस्तीनियों के खिलाफ जहर उगलता रहता है। जब मुंह खोलेगा तब कुछ न कुछ ऐसी अल्फाज, ऐसी बातें ज़रूर करेगा जिससे कोई भी दंगा भड़क सकता है, जिससे कोई भी हिंसा हो सकती है, जिससे कोई भी बड़ा नफरत वाला कांड हो सकता है। और ये मुसलमानों, ख़ास तौर से फ़लस्तीनियों से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। लेकिन हाल ही में वेस्ट बैंक के एरिए में इसके खिलाफ इतना विरोध होने लगा कि इसको अपना दुम दबाकर भागना पड़ा। और
इसको अपने सुरक्षा कर्मियों के जरिए मदद ना मिली होती तो पब्लिक इसको जमकर धुलाई भी करती, कुटाई भी करती, इसको जमकर पटक पटक के पीट देती। क्योंकि इजराइल के भीतर जो एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है वो पूरा नेतन्याहू के खिलाफ हो रहा है। नेतन्याहू एक करप्ट पर्सन है जिनको अपनी कुर्सी पर बने रहने का 5 मिनट भी हक नहीं, उन्हें अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, ऐसा इजराइल के लोग सोचते हैं। बेन गवीर की जो कार पलटी है 2 दिन पहले, इनकी 3 पसलियां टूटी हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जाता है कि गर्दन टूटी है, लेकिन खैर टाइम्स ऑफ इजराइल ने इस बात की तस्दीक की है कि इनकी 3 पसलियां टूटी हैं। 2 दिन ये अस्पताल में रहे और फिर अब इनको इनके घर पर शिफ्ट कर दिया गया है। अभी ये बेड रेस्ट पर चल रहे हैं। एक और मंत्री जो हैं उनका भी कार पलट गई और इनका नाम बताया जा रहा है हाइम बिटन। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस कार में ये खुद सवार नहीं थे, बल्कि इनके घर के लोग सवार थे, इनके वालिदैन सवार थे, माता पिता, जिसके वजह से एक्सीडेंट इतना बुरी तरीके से हुआ कि एक्सीडेंट में उनके माता पिता बुरी तरह से जख्मी हो गए। वो अस्पताल में भर्ती, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन अगर एतमाद बेन गवीर की बात की जाए तो एतमाद बेन गवीर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने में माहिर है और वो अपने लोगों को इस बात के लिए बाकायदा कह देते हैं कि रेड लाइन को क्रॉस करना है, रुकना नहीं है। और ये कई बार रेड लाइन क्रॉस कर चुके हैं, मतलब जहां इनको रुकना चाहिए था वहां रुकते नहीं हैं और लाल बत्ती लेकर खूब ये दौड़ाते हैं। लेकिन खैर जब इनका एक्सीडेंट हुआ, इनके कार का एक्सीडेंट हुआ, तो इनकी पूरी गाड़ी पलट गई और पलटी हुई कार की बहुत सी तस्वीरें भी वायरल हुई थी। लेकिन खैर अभी ये सिर्फ 3 पसलियों में ही मामले को निपटा रहे हैं। पता नहीं और क्या क्या टूटा होगा, क्या क्या खराब हुआ होगा, ये तो इजराइल और इजराइल के मंत्री ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन जितना बहादुर इनको कहा जाता है कि इजराइली बहुत बहादुर होते हैं, कहीं नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू बहुत घबराए हुए हैं, उनकी नींद हराम है। वहीं नींद हराम करने के पीछे एक और वजह भी है। इंटरनेशनल जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, दूसरे देशों की यूनिवर्सिटियां हैं, वहाँ प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए हैं। और ये प्रोटेस्ट की शुरुआत पहले अमेरिका से हुई। वो अमेरिका जो इजराइल का सबसे बड़ा मददगार माना जाता है, सबसे ज़्यादा दिलरुबा माना जाता है, उस अमेरिका की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और उनके कैंपस, उनके कॉलेजेस में जब गाज़ा के समर्थन में, फ़लस्तीनियों की हिमायत में इजराइल के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट होने लगे, मेगा लार्जेस्ट प्रोटेस्ट होने लगे, तब अमेरिका भी हिलने लगा और इजराइल भी हिलने लगा। इजराइल इस प्रोटेस्ट को यहूदी विरोधी बताता है, जबकि प्रोटेस्ट करने वाले ही खुद यहूदी हैं। उसमें ईसाई भी हैं, उसमें बहुत कम तादाद में मुसलमान भी हैं। लेकिन खैर ईसाई और यहूदी अमेरिका में बहुत ज़्यादा वर्चस्व वाले माने जाते हैं और सबसे ज़्यादा तो यहूदी माने जाते हैं और यहूदी भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। और नेतन्याहू इसे कह रहे हैं कि भैया ये तो यहूदी विरोधी है। यहाँ तक कि गाज़ा नरसंहार के मामले में जो भी उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी होने वाला है नेतन्याहू के खिलाफ, उसको भी वो यहूदी विरोधी करार देने की कोशिश पूरी तरह से करेंगे और हो सकता है आगे चल के यहूदी विरोध का नाम देना शुरू भी कर दिए हों। लेकिन अमेरिका के लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनका सबसे बड़ा देश ही हिमायती है, और वही देश, उसी देश के लोग, उसी देश की आवाम अगर गाज़ा के सपोर्ट में अगर उतर चुकी है, इजराइल के ख़िलाफ़ है, तो दूसरे लोग क्यों नहीं उतर रहे हैं? ख़ासतौर से मुस्लिम ममालिक, मिस्र, जॉर्डन, ऑस्ट्रेलिया और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, वहाँ भी अमेरिका के ख़िलाफ़, इजराइल के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए हैं। नेतन्याहू के खिलाफ पुरजोर मजम्मत शुरू हो गई है। अब ये देखना है कि इन तमाम प्रोटेस्ट का इजराइल के ऊपर कोई असर होता है कि नहीं, अमेरिका के ऊपर कोई असर होता है कि नहीं। क्योंकि अगर कोई असर नहीं हुआ तो फिर प्रोटेस्ट करना भी बेकार है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर होता नज़र भी आ रहा है, क्योंकि अमेरिका जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इतना बड़ा लंबा प्रवचन सुनाता है, बड़े बड़े नारे देता है, वो अपने ही लोगों को गिरफ्तार कर रहा है। और चुनाव सिर पर है। जब इनके नेता, इनके मंत्री, इनके सेनेटर आवाम से वोट मांगने के लिए जाएंगे, तब वो यही कहेंगे कि हमारे बच्चों को तो तुमने इजराइल का विरोध करने पर गिरफ्तार करवा लिया, उन पर डंडे बरसवाए, मीडिया कर्मियों तक को टॉर्चर किया गया। तो ऐसे में सवाल है कि क्या जो बाइडन अपनी सरकार बचा पाएंगे? क्या अमेरिका की मौजूदा सरकार, बाइडन प्रशासन दोबारा सत्ता में लौट पाएगी? शायद नहीं, क्योंकि हर देश अमेरिका नहीं होता, हर देश नाम के लिए मदर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं होता, क्योंकि डेमोक्रेसी यहाँ से होती है। और जब डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो तानाशाही की तरफ देश आगे बढ़ेगा। और देखना होगा कि इजराइल का आगे आने वाला वजूद कैसा होगा,
उसके लिए वक्त कैसा होगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।